आज हम भारतीय न्याय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण बदलाव, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। किसी भी कानून की आत्मा उसकी परिभाषाओं में निहित होती है। ये परिभाषाएं ही तय करती हैं कि कानून का क्रियान्वयन कैसे होगा और इसका दायरा क्या रहेगा। बीएनएसएस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी को प्रतिस्थापित किया है। ये केवल शब्दों का बदलाव नहीं है, बल्कि ये प्रक्रियात्मक न्याय की पूरी संरचना को आधुनिक बनाने का प्रयास है। हम उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो बीएनएसएस के तहत आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। इन परिभाषाओं को समझना कानूनी पेशेवरों और छात्रों दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये सत्र आपको बीएनएसएस के नए ढांचे को समझने की एक ठोस नींव प्रदान करेगा। तो आइए इस महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। बीएनएसएस 2023 केवल एक नया कानून नहीं है, ये भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली का एक प्रक्रियात्मक ओवरहॉल है। ये संहिता सीआरपीसी 1973 का स्थान लेती है, जो स्वयं में एक ऐतिहासिक विधायी परिवर्तन है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कार्यवाही को आधुनिक बनाना, डिजिटाइज करना और गति देना है। हम न्याय वितरण को अधिक कुशल और नागरिक केंद्रित बनाना चाहते हैं। संहिता की धारा 2 में सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। ये परिभाषाएं ही नई प्रक्रियात्मक ढांचे की व्याख्या के लिए आधारशिला है। यदि हम इन मूलभूत शब्दों को सही ढंग से नहीं समझते हैं, तो हम संहिता के वास्तविक इरादे को नहीं समझ पाएंगे। अब हम उन विशिष्ट परिभाषाओं की ओर बढ़ेंगे जो प्रौद्योगिकी के समादेश को अनिवार्य करती हैं। हमने देखा कि बीएनएसएस का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण है और ये आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव होगा। संहिता ने प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं: ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन और इलेक्ट्रॉनिक संचार। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन का मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करना और पहचान, तलाशी, जब्ती जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग करना। इसका सीधा प्रभाव यह है कि ये महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक चरणों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को अनिवार्य करता है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है। दूसरी परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक संचार, जो लिखित, मौखिक, सचित्र या वीडियो सामग्री के संचार को शामिल करती है। ये परिभाषा सभी कानूनी कार्यवाहियों में डिजिटल साक्ष्य और संचार के उपयोग को कानूनी आधार प्रदान करती है। ये प्रावधान न्याय प्रणाली को कागज रहित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब हम एक और महत्वपूर्ण बदलाव की ओर बढ़ते हैं, जो पीड़ित के अधिकारों से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के समावेश के बाद बीएनएसएस का दूसरा सबसे बड़ा सुधार पीड़ित केंद्रित न्याय की ओर बढ़ना है। धारा 2(1)(y) में पीड़ित की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। पीड़ित वो व्यक्ति है जिसे अभियुक्त के कार्य या चूक से कोई हानि या चोट पहुंची हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परिभाषा में स्पष्ट रूप से पीड़ित के संरक्षक या कानूनी वारिस को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि मृत्यु या अक्षमता के मामलों में पीड़ित का परिवार या कानूनी प्रतिनिधि आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। ये विस्तार एक महत्वपूर्ण सुधार है। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया में पीड़ित के अधिकारों को प्राथमिकता मिले और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये परिभाषा वास्तव में आपराधिक न्याय प्रणाली में एक मानवीय और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है। अब हम संहिता के तहत कुछ मुख्य प्रक्रियात्मक अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। हमने पिछले खंड में पीड़ित की परिभाषा और उसके विस्तार को समझा। अब हम उन 3 मूलभूत प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे जिन पर हमारा पूरा आपराधिक न्याय तंत्र टिका है: अन्वेषण, जांच और परिवाद। ये तीनों अवधारणाएं बीएनएसएस के तहत भी अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखती हैं। अन्वेषण, जैसा कि परिभाषा 2(1) टर्म में स्पष्ट है, पूरी तरह से पुलिस का कार्य है। इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है और ये प्रक्रिया विचारण से पहले पूरी की जाती है। इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा भी साक्ष्य संग्रह शामिल हो सकता है। दूसरी ओर जांच या इंक्वायरी धारा 2(1) के अनुसार विचारण के अलावा हर वो जांच है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। ये एक न्यायिक कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य विचारण शुरू होने से पहले तथ्यों का निर्धारण करना होता है। तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है परिवाद या कंप्लेंट, जो मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप में की गई कोई भी शिकायत है ताकि वो कार्रवाई कर सके।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। हालांकि यदि कोई पुलिस रिपोर्ट असंज्ञेय मामले में प्रस्तुत की जाती है तो उसे परिवाद माना जाता है। इन तीनों प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ ही हमें आगे के चरणों जैसे कि मामलों के वर्गीकरण और जमानत की प्रक्रिया को समझने में मदद करेगी। पिछले खंड में हमने अन्वेषण और जांच के बीच के अंतर को समझा। अब हम देखेंगे कि बीएनएसएस के तहत मामलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और जमानत से संबंधित शब्दावली को कैसे स्पष्ट किया गया है। बीएनएसएस में मामलों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है, वारंट मामला और समन मामला। वारंट मामला धारा 2(1)(z) के अनुसार वे गंभीर मामले हैं जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का प्रावधान है। ये अधिक गंभीर अपराधों से संबंधित होते हैं और इनकी प्रक्रिया भी अधिक विस्तृत होती है। इसके विपरीत समन मामला धारा 2(1)(x) के तहत वे मामले हैं जो वारंट मामला नहीं है। ये कम गंभीर अपराध होते हैं और इनकी प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है। इसके साथ ही बीएनएसएस ने जमानत से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परिभाषाओं को स्पष्ट किया है। जमानत का अर्थ है किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों पर विधि की हिरासत से रिहा करना। बंधपत्र या बॉन्ड धारा 2(1)(e) के अनुसार बिना प्रतिभूति के रिहाई के लिए एक व्यक्तिगत वचनबद्ध है और जमानत बंधपत्र या बेल बॉन्ड धारा 2(1)(d) के तहत प्रतिभूति के साथ रिहाई के लिए दिया गया वचनबद्ध है। ये स्पष्ट वर्गीकरण कानूनी प्रक्रिया में भ्रम को कम करता है और रिहाई के विभिन्न तरीकों के लिए स्पष्ट शब्दावली प्रदान करता है। अब हम इस चर्चा के मुख्य निष्कर्षों की ओर बढ़ते हैं। तो हमने बीएनएसएस 2023 के तहत कुछ सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक परिभाषाओं पर विस्तार से चर्चा की। इन परिभाषाओं को समझना ही इस नई संहिता की आत्मा को समझना है। पहला मुख्य निष्कर्ष ये है कि डिजिटलीकरण अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन और इलेक्ट्रॉनिक संचार की नई परिभाषाएं बीएनएसएस के पेपरलेस और तकनीक आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली के लक्ष्य की नींव हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण है। पीड़ित की विस्तारित परिभाषा, जिसमें कानूनी वारिसों को शामिल किया गया है, ये दर्शाती है कि अब न्याय प्रणाली अपराध से प्रभावित लोगों के अधिकारों और भागीदारी को अधिक महत्व दे रही है। तीसरा निष्कर्ष ये है कि संहिता ने मूलभूत प्रक्रियात्मक शब्दों को बनाए रखा है, जैसे कि अन्वेषण और जांच। ये निरंतरता सुनिश्चित करती है, लेकिन साथ ही नई सामाजिक और तकनीकी वास्तविकताओं को भी इसमें एकीकृत किया गया है। इन परिभाषाओं के प्रक्रियात्मक निहितार्थों को पूरी तरह से समझने के लिए बीएनएसएस का गहन अध्ययन आवश्यक है। ये केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। आप सभी का धन्यवाद।